नमस्कार। चैप्टर नंबर 7 रिन्यूअल ऑफ पॉइंट एंड क्रॉसिंग से संबंधित है और पैरा संख्या 717 के पार्ट ए में हमने इस संबंध में काफ़ी चर्चाएं कर ली थी। बाकी बचे हुए क्लासेस की चर्चा हम इस संबंध में करेंगे और इसके आगे भी इस चैप्टर के बाकी पैराज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपने इसका पहला भाग नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के इसको सर्च कर सकते हैं और उसको पहले देख लें तो आपको इसे समझने में ज़्यादा आसानी होगी। रिन्यूअल ऑफ जीएमटी बेस्ड, यानी कि रिन्यूअल ऑफ ट्रैक या रिन्यूअल ऑफ ट्रैक कंपोनेंट बेस्ड ऑन द जीएमटी, दैट इज टोटल ट्रैफिक लोड। जब भी कभी किसी असेट को रिन्यूअल करना पड़ता है तो उसके लिए दो कंडीशन हमारे पास आते हैं सामान्यतया। पहला है कि उसकी लाइफ जीएमटी लाइफ पूरी हो गई हो, और दूसरा, अगर उसकी जीएमटी लाइफ पूरी नहीं हुई है तो समय से पहले कंडीशन बेसिस पर भी उसको बदला जा सकता है, जिसके लिए चीफ ट्रैक इंजीनियर की अनुमति लेनी आवश्यक हो जाती है। तो हम यहाँ पॉइंट एंड क्रॉसिंग से संबंधित उन एसेट के बारे में बात करेंगे, उनकी लाइफ के बारे में बात करेंगे जिनको कि हमें ट्रैफिक लोड के आधार पर बदलना है। यहाँ पर हमने कुल मुख्य तीन अवयवों को लिया है, जैसे स्विच और क्रॉसिंग को। स्विच को दो पार्ट में हमने बांट दिया है, फैब्रिकेटेड स्विच और थिक वेव स्विच, और क्रॉसिंग में लिया गया है सीएमएस क्रॉसिंग और डब्ल्यू सीएमएस क्रॉसिंग को। तो बेसिकली हमने इसमें मुख्यतः दो ही पार्ट हैं, स्विच और क्रॉसिंग। स्विच के दो पोर्शन लिए गए हैं, दो डिफरेंट टाइप के स्विचेस के बारे में बात कर रहे हैं, और क्रॉसिंग में भी हमने सिर्फ एक टाइप के सीएमएस क्रॉसिंग की बात की है, दूसरा है उसमें डब्ल्यू सीएमएस क्रॉसिंग। तो फैब्रिकेटेड जो स्विचेज होते हैं, अगर वो 52 केजी रेलों के लिए बनाए गए हैं तो उनकी जीएमटी लाइफ जो होती है वो होती है 250 जीएमटी, अर्थात 250 जीएमटी पार हो जाने के बाद उसे बदला जाता है। वहीं अगर 60 केजी रेल्स के लिए प्री फैब्रिकेटेड स्विच बनाए गए हैं तो उनकी लाइफ होती है 300 जीएम। इन दोनों की जीएमटी लाइफ को याद करना काफ़ी आसान है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, 52 केजी को अगर राउंड ऑफ करें तो 50 आ जाएगा, और 60 केजी ऑलरेडी राउंड ऑफ में है तो 60 केजी है। अगर इन दोनों में अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों की जीएमटी लाइफ निकल करके आ जाएगी। यानी कि जब भी कभी आपसे 52 केजी रेल्स से बनी हुई ORS यानी ओवर राइडिंग स्विचेज, प्री फैब्रिकेटेड स्विचेस की लाइफ के बारे में बात की जाती है, तो आप सिंपली उसमें से 5 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 250। और अगर 60 केजी की बात की जाए तो उसमें भी 5 से मल्टीप्लाई करें तो 300 जीएमटी। तो प्री फैब्रिकेटेड स्विचेस यानी फैब्रिकेटेड स्विचेस के लिए जीएमटी लाइफ याद करना बिल्कुल ईजी है। अब बात करते हैं थिक वेब स्विचेस की। थिक वेब स्विचेस की लाइफ फैब्रिकेटेड स्विचेस की लाइफ से दुगनी और या दुगनी से ज्यादा होती है। जैसे कि आप यहाँ पर देखें कि 52 केजी रेल्स की ओवर राइडिंग स्विचेज में लाइफ 250 थी, तो थिक वेव स्विचेज में इसकी लाइफ 500 जीएमटी होती है। जैसा कि मैंने बताया कि थिक वेव स्विचेज की लाइफ दुगनी और दुगनी से ज्यादा होती है, तो यहाँ पर वो दुगनी हो गई। अब यहाँ पर बात करें 60 केजी के लिए, 60 केजी में इसकी जीएमटी लाइफ होती है 800, जो कि दुगनी से कहीं ज्यादा है। यानी 300 से का दुगना करेंगे तो 600 आ जाएगा, तो 600 से कहीं ज्यादा है। तो यहाँ पर आसान तरीके से अगर ट्रिकी तौर पर अगर याद करना चाहें तो आप ऐसा याद कर सकते हैं कि 300, जैसे कि आपने लास्ट में याद किया 60 केजी का, और 500 का थिक वेव स्विचेज यानी प्री फैब्रिकेटेड स्विचेज में या फैब्रिकेटेड स्विचेज में 60 केजी की लाइफ, और थिक वेव स्विचेज में 52 केजी की लाइफ को अगर ऐड कर दिया जाए तो वो 60 केजी की थिक वेव स्विचेज की जीएमटी लाइफ निकल के आती है, यानी 300 प्लस 500। तो इस प्रकार आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं। अब बात आती है सीएमएस क्रॉसिंग की और डब्ल्यू सीएमएस क्रॉसिंग की। डब्ल्यू सीएमएस मतलब बिल्डेबल सीएमएस क्रॉसिंग की। सीएमएस क्रॉसिंग 52 केजी और 60 केजी दोनों प्रकार की रेलों के लिए बनाया गया है। वहीं डब्ल्यू सीएमएस क्रॉसिंग जो है वो सिर्फ 60 केजी रेलों के लिए बनाया गया है। इनकी जीएमटी लाइफ रिकंडीशनिंग करने के बाद, 3 बार रिकंडीशनिंग करने के बाद, यानी रिकंडीशनिंग करने के बाद भी इसकी लाइफ हम यहां तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 3 राउंड ऑफ इन सिटू रिकंडीशनिंग भी शामिल है, जो कि रोबोटिक वेल्डिंग मशीन के द्वारा किया जाएगा। तो सीएमएस क्रॉसिंग, जैसा कि मैंने बताया कि 52 केजी रेलों के लिए बनाया जाता है और 60 केजी रेलों के लिए भी बनाया जाता है। वहीं डब्ल्यू सीएमएस क्रॉसिंग जो है वो सिर्फ 60 केजी रेलों के लिए बनाया जा रहा है। तो 3 राउंड इन सिटू रिकंडीशनिंग यूजिंग रोबोटिक वेल्डिंग, चाहे वो सीएमएस हो या डब्ल्यू सीएमएस हो, इनकी लाइफ जो होती है वो 350 जीएमटी ही होती है। तो इनको एक साथ आप याद कर सकते हैं कि इन सभी की लाइफ 350 जीएमटी होती है। स्लीपर स्लीपर की लाइफ कितनी होती है? तो स्लीपर को कब रिन्यू किया जाना चाहिए?
तो जीएमटी बेसिस पर स्लीपर की लाइफ डिफाइन नहीं की हुई है और न ही तो ईयर में इसकी जीएमटी लाइफ को डिफाइन किया हुआ है। इसके बारे में जो जानकारियां दी गई वो पैरा संख्या 702 में दिया गया है, जिसका कि स्नैप आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। स्लीपरों को बदलने के जो नियम है वो एक सर्टेन नियम है। जीएमटी लाइफ और ईयर के आधार पर इनको नहीं बदला जा सकता है, बल्कि इन्हें कंडीशन बेसिस पर बदला जाता है। जब तक वो सर्विसेबल हैं, यानी कि वो सुविधाएं दे रहे हैं, एज ए स्लीपर काम कर रहे हैं, स्लीपर की जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो फैसिलिटी वो दे रहे हैं, तब तक वो सर्विसेबल हैं। और जैसे ही वो सर्विसेबल नहीं रहेंगे तो उन्हें बदल दिया जाएगा। सर्विसेबल स्लीपर कौन होता है? तो सर्विसेबल स्लीपर्स वे होते हैं जो कि गेज को सही बनाए रखते हैं, रेल सीट की उसकी स्थिति ठीक हो ताकि रेल उस पर आसानी से स्टेबल हो सके, किसी प्रकार के खड्डे ना हो, रेल फास्टनिंग को अच्छी तरह पकड़ बनाए रखते हो, इंसर्ट वगैरह उनके सही हो, और नीचे का सरफेस प्लेन हो, टूटा फूटा ना हो, जिसके कारण नीचे की पैकिंग को सपोर्ट करता हो ताकि लेवल बरकरार रहे। तो अगर ये सभी सुविधाएं अगर कोई स्लीपर दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो सर्विसेबल स्लीपर है। तो कब किया जाता है स्लीपरों का नवीकरण, या स्लीपरों के नवीकरण के लिए हम फैसला करते हैं कि इन्हें बदल दिया जाए? तो अगर आपको इनमें से ये दोष दिखाई देते हैं तो इन्हें बदलने की आवश्यकता पड़ जाती है। यदि रेल सीट लोकेशन पर 3 mm से अधिक के नॉचेज डेवलप हो गए हों, रेलवे के इंसर्ट टूट गए हों या अत्यधिक फैल गए हों ताकि वो ईआरसी को होल्ड न कर पा रहे हों, सारे प्रयास करने के बाद भी वो आवश्यक टो लोड दे पाने में असमर्थ हों, या स्लीपर खुद ही कहीं से टूटा फूटा हो, या किसी अन्य कारण से गेज और लेवल को बनाए रखने में विफल हो रहा हो, तो ऐसे कंडीशंस में हम इन स्लीपरों को नवीनीकरण करना आवश्यक हो जाता है। इनके रीस्लीपरिंग भी किए जाते हैं। तो रीस्लीपरिंग करने के क्या नियम हैं? तो जब केवल स्लीपरों को बदलना होता है तो इसे कंटिन्यूअस सस्पेंशन किए जाने चाहिए, और जो रिलीज सर्विसेबल स्लीपर्स होता है इनका उपयोग करके हम दूसरी जगहों पर कैजुअल रिन्यूअल के काम किए जा सकते हैं। थ्रू स्लीपर रिन्यूअल्स करने के क्या नियम है? मान लिया किसी एक पैचेज में, एक खंड में जो भी स्लीपर है उसमें 20% से अधिक स्लीपर अगर दोषपूर्ण हो जाते हैं, डिफेक्टिव अगर हो जाते हैं, जो हमने पिछले कंडीशन में बताया, तो उस कंडीशन में उस पूरे जोन का, उस पूरे खंड का थ्रू स्लीपर रिन्यूअल किया जाना चाहिए। यदि गर्डर ब्रिज के स्लीपर की बात की जाए तो गर्डर ब्रिजेस के कई स्लीपर खराब हो जाते हैं, तो उन्हें पूरा का पूरा स्पान ही नवीनीकरण किया जाना चाहिए। और अगर उनमें से जो अच्छे स्लीपर बच जाते हैं उन्हें दूसरी जगहों पर कैजुअल स्लीपर रिन्यूअल के तौर पर उन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। कुल मिलाकर के इसमें निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष यह निकलता है कि रेलवे ट्रैक की स्थिरता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए हमें स्लीपरों का समय समय पर निरीक्षण करना चाहिए, और निरीक्षण के उपरांत अगर नवीनीकरण की आवश्यकता है तो नवीनीकरण किया जाना चाहिए। यदि कोई स्लीपर रेल सीट, रेल गेज या फासनिंग को सपोर्ट अगर नहीं कर सकता है तो उसे बदल दिया जाना चाहिए, और रीस्लीपरिंग और थ्रू स्लीपर रिन्यूअल को नियमों का पालन करते हुए हमें ट्रैक की गुणवत्ता को बनाए रखा जा सकता है। तो ये सभी स्लीपर को नवीनीकरण करने के संबंध में ये रिजल्ट हमको निकल के आ सकते हैं। बात करते हैं रेलों की। रेल का नवीनीकरण कब जरूरत होता है? जब भी कोई रेल सेक्शन, अगर एक तरीका है कि अगर उसके दोनों साइड के रेल सेक्शन को अपग्रेड किया जा रहा है, बाकी तो इसके बहुत सारे नियम हैं, पर यहाँ पर जिस नियम की हम चर्चा करने जा रहे हैं वो वहाँ पर हम उस सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं कि मान लिया कि कोई रनिंग ट्रैक है, रनिंग ट्रैक के दोनों साइड के रेल सेक्शन को अपग्रेड किया गया है, तो बीच वाले सेक्शन को भी बदल देना चाहिए। जैसे कि एक रेल सेक्शन है 30 किलोमीटर का, और हमने दोनों तरफ के एक तरफ का 10 किलोमीटर, एक तरफ का 15 किलोमीटर में बदल दिया, और बीच का एक 5 किलोमीटर का ट्रैक हमने छोड़ दिया है। हमने उसे 52 kg से 60 kg में बदला है, तो बीच का ट्रैक अगर 52 kg है तो इस प्रकार के अगर रेलों का अपग्रेडेशन किया जा रहा है तो यहाँ पर बीच वाले सेक्शन को भी साथ साथ में बदल दिया जाना चाहिए। इससे ट्रैक में एक रूपता बनी रहती है और गाड़ियों के संचालन को सुरक्षित और सुचारू रूप से करने में मदद देती है। पॉइंट एंड क्रॉसिंग का अगर नवीनीकरण यार्डों में किया जाता है तो किन बातों का हमें ध्यान रखा जाना चाहिए? वे कौन से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जिनको कंसीडर किया जाना चाहिए हमें पॉइंट एंड क्रॉसिंग के नवीनीकरण करने के लिए? तो जब भी पॉइंट एंड क्रॉसिंग का नवीनीकरण किया जाता है तो उस समय लेआउट को सुधारने का प्रयास किया जाना चाहिए ताकि ट्रेन का संचालन बेहतर हो जाए और सुरक्षित रहे। साथ ही साथ इनमें
स्टैंडर्ड रेल सेक्शंस का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए, यानी नवीनीकरण के दौरान केवल हम स्टैंडर्ड रेल सेक्शन का ही उपयोग करें, पुराने या अप्रचलित रेल सेक्शंस का उपयोग नहीं करना चाहिए। जब मेन लाइन, लूप लाइन और साइडिंग्स में स्पेशल क्रॉसिंग्स को बदला जा रहा है तो उसे मानक क्रॉसिंग से बदल देना चाहिए, जो स्टैंडर्ड क्रॉसिंग्स होते हैं उनमें बदल देना चाहिए। जब भी टर्न आउट का नवीनीकरण किया जा रहा है तो दोनों ओर रेल लंबाई में, यानी मैचिंग रेल सेक्शन, टर्न आउट के साइड में जो भी हमारे रेल सेक्शन है उसके हिसाब से मैचिंग रेल सेक्शन कम से कम एक रेल लंबाई टर्न आउट के दोनों तरफ होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपने 60 kg का टर्न आउट डाला है तो कम से कम रेल टर्न आउट के दोनों तरफ 13 मीटर, यानी एक रेल लेंथ, तो 60 kg का रेल सेक्शन का ही रेल होना चाहिए। हमें एक्यूरेसी की बात की जाए, रेफरेंस पॉइंट में एक्यूरेसी की बात की जाए तो रेफरेंस पॉइंट मस्ट बी फिक्स्ड एक्यूरेटली फॉर द सेंटर लाइन ऑफ द न्यू असेंबली, स्पेशली एट द इंटरसेक्शन ऑफ द टर्न आउट एंड द मेन लाइन ट्रैक। यानी कि नए असेंबली के सेंटर लाइन को ठीक से फिक्स किया जाना चाहिए, और विशेष रूप से जब टर्न आउट ट्रैक और मुख्य लाइन ट्रैक के इंटरसेक्शन पॉइंट को सही ढंग से चिन्हित किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है वेल्डिंग से स्टेबिलिटी को बढ़ाना। एसआरजे और लीड रेल के जोड़ों को वेल्ड करना चाहिए। वेल्ड करने से जोड़ों पर होने वाली जो कमियां हैं, जो रनिंग में प्रॉब्लम्स आती है, उसके कारण मेंटेनेंस में वृद्धि हो जाती है, वो कम हो जाती है। गेज टाइप प्लेट, यदि पुराने गेज टाइप प्लेट अनसर्विसेबल हो गए हैं तो नए नए गेज टाइप प्लेट से बदल देना चाहिए। साथ ही साथ जो भी एसएससी या जेईपी वे रिन्यूअल का काम देख रहे हैं उन्हें यह देखना चाहिए कि गेज सही ढंग से एडजस्ट हो गया हो, खासतौर पर गेज टाइप प्लेट के पास में। जेई अथवा एसएससी सिग्नल्स के इंटरलॉकिंग सिस्टम को, इसके बारे में सही इंस्टॉलेशन की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए कि वहाँ पर जो भी उन्होंने इंटरलॉकिंग सिस्टम लगाया है उसका प्रॉपर जांच कर लिया गया हो। स्विचेस के बारे में अगर हम बात करें तो जितने भी जो भी टंग रेल हैं या स्टॉक रेल हैं उसको एक दूसरे के बिल्कुल ही सापेक्ष में उनको एडजस्ट किया जाना चाहिए, यानी प्रॉपरली एक दूसरे पर रेस्ट करता हुआ रहे, स्टॉक रेल पर प्रॉपर प्रेशर वो डाल करके रहे, तो यह जरूरी होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस पर अनावश्यक दबाव पड़े, एक्स्ट्रा उस पर प्रेशर पड़ना नहीं चाहिए। यदि फिटिंग सही नहीं है तो एडजस्टमेंट किया जाना चाहिए। और इंटरलॉक्ड पॉइंट्स के लिए जेई पीवे अथवा एसएससी पीवे, जेई अथवा एसएससी सिग्नल, और अगर वो ओएचई एरिया में है तो जेई अथवा एसएससी इलेक्ट्रिकल और टीआरडी के बीच में समन्वय व्यवस्था करना चाहिए। नवीनीकरण की प्रक्रिया कैसे की जाती है? जब हम पॉइंट एंड क्रॉसिंग का नवीनीकरण करते हैं तो उसके लिए क्या स्टेप्स हैं, फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, वो हम देखते हैं। सबसे पहले बैलास्ट की स्क्रीनिंग की जानी चाहिए। नवीनीकरण करने से पहले बैलास्ट को डीप स्क्रीनिंग किया जाना चाहिए, और स्क्रीनिंग के बाद बैलास्ट को स्लीपरों के तल तक फैलाया जाना चाहिए, और जितना एक्स्ट्रा बैलास्ट तैयार रखा है ताकि रखा भी जाना चाहिए ताकि नवीनीकरण के बाद पैकिंग करने में उसका काम में लिया जा सके। साइट पर रेल कटिंग और ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स की मौजूदगी इंश्योर कर लेनी चाहिए। इसके बाद आती है नवीनीकरण के मेथड। नवीनीकरण मैनुअल मेथड में हम साइट पर असेंबल कर सकते हैं, यानी कि पुराना टर्न आउट खोल कर हटाया जाता है और नया जो सामग्री साइट पर लाया जाता है और वहीं पर असेंबल किया जाता है। दूसरा तरीका मैनुअल विधि में होता है कि प्री असेंबल टर्न आउट, यानी कि जो नया लेआउट है ट्रैक के पास ही प्री असेंबल कर लिया जाता है, कंप्लीट टर्नआउट को या स्विचेज को असेंबल करके रख लिया जाता है। जैसे साइट पर अगर जगह कम है तो आपको एक्स्ट्रा स्थान स्पेस बनाया जाता है उसको एडजस्ट करने के लिए, और बाद में उसको ट्रैक में ले किया जाता है। तो मैनुअल विधि में भी दो तरीके अपनाते हैं कि हम ट्रैक में ही उसे असेंबल करते हैं और दूसरा प्री असेंबल करके ट्रैक में डाला जाता है। मिट्टी के भराव के बारे में अगर बात करते हैं, यहाँ पर जो वर्किंग कर रहे होते हैं तो पुराने और रेल और स्लीपर से बनाए गए वर्किंग प्लेटफॉर्म द्वारा टर्न आउट रेल ग्रिड पर असेंबल किया जाता है और ग्रीसिंग की जाती है ताकि इसे आसानी से मूव किया जा सके। ब्लॉक की अवधि के दौरान हम क्या काम करेंगे? तो ब्लॉक की अवधि के दौरान में पुराना ट्रैक यानी पुराना लेआउट हटाया जाता है, फिर नया लेआउट ट्रैक पर लाया जाता है और उसे अलाइन करके पैक कर दिया जाता है। अगर हमने मशीन आधारित विधि के द्वारा, यानी कि मैनुअल की जगह पर हमने मशीन के द्वारा पॉइंट का यानी टर्न आउट का रिन्यूअल किया है, तो वहां पर हम उसमें जो नियम है उसको उसके लिए हम इंडियन रेलवे ट्रैक मशीन मैनुअल का सहारा ले सकते हैं और उसमें दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए
ट्रैक का टर्न आउट का नवीनीकरण कर सकते हैं। इसकी चर्चा हम इंडियन रेलवे ट्रैक मशीन मैनुअल के वीडियोज में करेंगे। निष्कर्ष क्या निकलता है, इस पूरी प्रक्रिया का क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष ये निकलता है कि रेलवे में पॉइंट एंड क्रॉसिंग का सही नवीनीकरण अगर हम करते हैं तो इससे लॉन्गेविटी मिलेगी, लॉन्ग दीर्घकालिक स्थिरता मिलेगी और सुरक्षा के लिए काफी आवश्यक है। नवीनीकरण के दौरान सिर्फ मानक रेल सेक्शन, गेज टाई प्लेट वेल्डिंग और बैलास्ट स्क्रीनिंग को ध्यान में रखना जरूरी है। और इससे मैनुअल और मैकेनाइज दोनों तरीके से नवीनीकरण किया जा सकता है, जिनमें प्री असेंबल करके भी कर सकते हैं और ऑन साइट असेंबली करके भी किया जा सकता है। अब आते हैं हम बात करें रिन्यूअल ऑफ ट्रैक फिटिंग और अदर कंपोनेंट्स की। रिन्यूअल ऑफ ट्रैक फिटिंग एंड अदर कंपोनेंट्स, हम फिटिंग्स की बात करें कि कब हमें ट्रैक फिटिंग्स का रिन्यूअल करना है। ट्रैक फिटिंग्स को तब रिन्यूअल कर देना चाहिए जब उनमें वियर आउट हो गया हो और वो फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर रहे हो। रिन्यूअल दो बातों पर डिपेंड करता है। पहला, ट्रैफिक के लोड पर, यानी कि अगर उसकी जीएमटी लाइफ अगर पूरी हो गई हो या उसका उस पर समय पूरा हो गया, यानी कि लाइफ हम जीएमटी लाइफ हमें देखेंगे और ईयर में भी मैनेज करेंगे, जो कि हम पीछे में हम देख रहे थे कि सिर्फ हम जीएमटी लाइफ में बात कर रहे थे। और एक तीसरा कंडीशन जो हमेशा लागू होता है वो होता है कंडीशन बेसिस पर। तो कंडीशन बेसिस पर जब भी हमें ट्रैक रिन्यू करना होता है तो उसके लिए चीफ ट्रैक इंजीनियर की अनुमति आवश्यक हो जाती है। यहाँ पर हम सर्विस लाइफ ट्रैक कंपोनेंट का देखें। जो हम यहाँ पर जो पॉइंट एंड क्रॉसिंग के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो पॉइंट एंड क्रॉसिंग में कौन कौन हम ट्रैक कंपोनेंट्स इस्तेमाल करने वाले हैं फिटिंग्स के मामले में। तो हम लाइनर इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक जीएफएन लाइनर होगा और मेटल लाइनर होगा। दूसरा ईआरसी इन इलास्टिक रेल क्लिप का इस्तेमाल करते हैं और तीसरा रबड़ पैड का इस्तेमाल करेंगे, जिनमें कि जीआरएसपी भी हो सकता है और सीजीआरएसपी भी हो सकता है। इनमें अगर थोड़ा सा वर्गीकरण करें तो हम इसे बड़े आसानी से याद कर पाएंगे। इनमें से कम हार्ड और ज्यादा हार्ड, अगर आपको जीएफएन लाइनर और मेटल लाइनर में दोनों में से किसी एक को ज्यादा हार्ड में अगर वर्गीकृत करना होगा तो निश्चित तौर पर आप मेटल लाइनर को वर्गीकृत करेंगे। ईआरसी लोहे का बना हुआ है, इसलिए वो मेटल लाइनर की तरह ही हार्ड के में वर्गीकृत किया जाएगा। और जीआरएसपी और सीजीआरएसपी में अगर वर्गीकृत करें तो सीजीआरएसपी जीआरएसपी से बेहतर होता है, इसीलिए इसे हार्ड में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। सवाल ये उठता है कि हमने ऐसा वर्गीकरण क्यों किया। आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो जीएफएन लाइनर और जीआरएसपी इन दोनों की लाइफ 200 जीएमटी या 4 साल है। वहीं मेटल लाइनर, ईआरसी और सीजीआरएसपी की लाइफ 400 जीएमटी या 8 साल है। तो आप इसे अलग अलग याद ना करके भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे याद कर सकते हैं। आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जीएफएन लाइनर और मेटल लाइनर में कौन सा ज़्यादा हार्ड है, तो उसकी लाइफ ज़्यादा होगी, यानी कि 400 जीएमटी और 8 साल होगी मेटल लाइनर की, और जीएफएन लाइनर की होगी 200 जीएमटी या 4 साल। और एक कंडीशन जैसे मैंने बताया कि वो कंडीशन बेसिस पर तो सभी के लिए लागू होता है। वहीं अगर ईआरसी और सीजीआरएसपी की बात करें तो ईआरसी 400 जीएमटी और 8 साल, और सीजीआरएसपी भी 400 जीएमटी या 8 साल। और जीआरएसपी, जिससे कि ग्रुप ड्राइवर सोल प्लेट भी कहते हैं, उसका फुल फॉर्म है, और सीजीआरएसपी का कंपोजिट ग्रुप ड्राइवर सोल प्लेट कहते हैं। इनमें जीआरएसपी का 200 जीएमटी और 4 साल और सीजीआरएसपी का 400 जीएमटी और 8 साल। तो जब कभी भी अगर आप भूलें कि इनकी लाइफ क्या हो सकती है तो इन्हें 200 जीएमटी और 4 साल, यहाँ देखिए 2 का डबल 4 है, 200 जीएमटी बोलेंगे तो 4 बोलना पड़ेगा, और 400 जीएमटी बोलेंगे तो 8 साल बोलना पड़ेगा, यानी 4 का 8। तो यहाँ से भी आप इसे ईयर और जीएमटी में संबंध स्थापित कर सकते हैं। और जहां तक इनमें हार्ड और सॉफ्ट की बात है तो हार्ड और सॉफ्ट की तरह भी से आप याद कर लें तो भी आप आसानी से याद कर पाएंगे कि जो हार्ड और सॉफ्ट की जगह पर कम हार्ड या ज़्यादा हार्ड भी कर सकते हैं, कि जो ज़्यादा हार्ड है उसकी लाइफ 400 जीएमटी और 8 साल, और कम हार्ड है उसे 200 जीएमटी और 4 साल होगी। पर ये सभी जो लाइफ है ये प्लेन ट्रैक के लिए है, अर्थात अगर इन्हें प्लेन ट्रैक के लोकेशन में अगर डाला गया है तभी इन असेट की लाइफ इतनी होगी। जब ये किसी स्पेसिफिक लाइफ पर, स्पेसिफिक लोकेशंस पर डाले जाएंगे, अब वो स्पेसिफिक लोकेशन कौन सी है तो आप यहां पर देखें। स्पेसिफिक लोकेशन है जो स्पेशल लोकेशन से हैं उसके लिए वहां पर इनकी लाइफ अपनी मूल लाइफ की 50% हो जाती है, यानी 50% पर भी इन्हें रिन्यू करना पड़ता है। तो वे स्पेसिफिक लाइफ है, इन्हें टर्न आउट। दूसरा कर्व्स, वे कर्व जिनकी
जो कि 5 डिग्री से ज्यादा है। सभी कर्व की बात नहीं की जा रही है, 5 डिग्री से ज्यादा वाले कर्व पर। ग्रेडियंट, उन ग्रेडियंट के लोकेशंस पर जहां पर कि 1/100 है, वहां पर अगर ये टर्न आउट डाला हुआ है। वॉशेबल एप्रॉन्स में अगर इनकी फिटिंग्स की बात की जाएगी, चाहे वो बासे बैलास्टलेस ट्रैक ही क्यों ना हो, तो एसईजे, कोस्टल एरियाज, स्टेशन यार्ड्स और उनके अप्रोचेज, जनरली अप्रोचेज 100 मीटर तक आप डिफाइन करते हैं। तो इन जगहों पर अगर ये फिटिंग्स का इस्तेमाल किया गया है, तो इन्हें उनकी स्टिपुलेटेड लाइफ के पहले ही आपको बदल देना पड़ेगा। उसका 50% लाइफ अगर जैसे ही क्रॉस करती है, तभी उसके रिन्यूअल क्राइटेरिया पूरा हो जाता है। अब इस चार्ट में जैसे देखें, जैसे उसमें जीएफएन लाइनर की जो लाइफ थी वो 200 जीएमटी और 4 साल थी, जबकि यहाँ पर कितनी है, 100 जीएमटी और 2 साल है। मेटल लाइनर की 400 जीएमटी और 8 साल थी, जो कि बदल करके यहाँ पर 200 जीएमटी और 4 साल हो गई है। ईआरसी की 400 जीएमटी और 8 साल थी, जो कि यहाँ पर 200 जीएमटी और 4 साल हो गई है। जीआरएसपी की लाइफ 100 जीएमटी यहाँ पर है और 2 साल है, जबकि स्टिपुलेटेड लाइफ इसकी 200 जीएमटी और 4 साल थी। सीजीआरएसपी की स्टिपुलेटेड लाइफ 400 जीएमटी थी और 8 साल थी, जो कि यहाँ पर 200 जीएमटी और 4 साल है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर इन असेट को, जीएफएन लाइनर, मेटल लाइनर, ईआरसी, जीआरएसपी और सीजीआरएसपी को टर्न आउट या कर्व जो कि शार्पर देन 5 डिग्री है, ग्रेडियंट जो कि स्टीपर देन 1/100 है, बासेबल एप्रॉन्स है, एससीजे है, कोस्टल एरियाज है, स्टेशन यार्ड्स हैं, इनका प्रेचेज है, इन जगहों पर अगर इन असेट का इस्तेमाल किया गया है, इन फिटिंग्स का इस्तेमाल किया गया है, तो इन्हें इनकी स्टिपुलेटेड लाइफ के 50% पर ही पहुंचने पर ही रिन्यूअल का क्राइटेरिया पूरा हो जाता है। स्लीपर इन स्टेशन यार्ड्स एंड रनिंग लाइंस। स्टेशन यार्ड्स में हम स्लीपर और जो रनिंग लाइंस में बिछाए गए हैं उनको हम कब बदलें या उनकी क्या लाइफ होती है। जैसे स्लीपर डेंसिटी की अगर बात करें, तो लूप लाइन में जो स्लीपर डेंसिटी दी जाएगी वो पैरा संख्या 209 के 2 के हिसाब से दी जाएगी। पैरा संख्या 209 का 2 में जो स्नैप है वो आपके सामने लिखा हुआ है कि जो मिनिमम स्लीपर डेंसिटी होती है, जैसे सीटीआर हो गया, टीएसआर हो गया, डबलिंग है, गेज कन्वर्जन है, न्यू लाइन कंस्ट्रक्शन वर्क है, अगर ये मेन लाइन में करते हैं या अगर न्यू पैसेंजर रनिंग लूप लाइंस में अगर रिन्यूअल करते हैं, तो यहाँ पर 1660 का स्लीपर डेंसिटी में इस्तेमाल करेंगे, यानी 1 किलोमीटर में 1660 स्लीपर डाले जाएंगे। जबकि बाकी जितने भी लूप लाइंस हैं या साइडिंग्स हैं जहाँ की स्पीड 50 के एमपीएस तक है, अगर स्पीड 50 के एमपीएस तक है तब तो 1540 मिनिमम डाला जा सकता है। लेकिन अगर स्पीड 50 के एमपीएस से ज्यादा है इन साइडिंग्स की, तो वहां पर हमें 1660 का ही स्लीपर डेंसिटी डालना होगा। लोअर स्लीपर डेंसिटी में अगर हायर स्लीपर डेंसिटी का यूज करना है, तो वहां पर प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर की अनुमति आवश्यक हो जाती है। अब हम बात करें अन रनिंग लाइंस और बीजी लाइंस की, तो जो अन रनिंग लाइंस और बीजी लाइंस, यार्ड लाइंस है, वहां पर M+4 स्लीपर डेंसिटी का इस्तेमाल किया जाएगा। M+4 का मतलब 13, अगर हमारे पास 13 मीटर लंबी रेल है तो 13 + 4 17, तो 17 स्लीपर एक रेल की लंबाई में डाले जाएंगे। वहीं अगर अन यार्ड लाइंस हैं, वहां M+2 स्लीपर डेंसिटी डाली जाएगी, यानी कि अगर 13 मीटर लंबी रेल है तो उसमें 13+2 15 मीटर, 15 स्लीपर वहां पर डाले जाएंगे। यानी एम का मतलब होता है लेंथ ऑफ द फ्री रेल, जो कि अभी इन स्टैंडर्ड 13 मीटर की रेलों को हम इस्तेमाल करते हैं। अगर सिमेट्रिकल स्प्लिट, यानी कि एक ऐसा टर्नआउट है या ऐसी लाइन है जो कि सिमेट्रिकल स्प्लिट है, यानी कि मेन लाइन पर भी उतनी ही स्पीड है जितनी कि लूप लाइन पर है, तो वैसे कंडीशन में कि लूप लाइन की स्लीपर डेंसिटी तब मेन लाइन के बराबर होगी, क्योंकि दोनों जगह स्पीड तो सेम हो गई, तो क्राइटेरिया भी सेम फॉलो करना पड़ेगा। तो वैसे कंडीशन में कि लूप लाइन की स्लीपर डेंसिटी मेन लाइन की स्लीपर डेंसिटी के बराबर होगी। स्लीपर किस प्रकार के इस्तेमाल करेंगे, तो अभी वर्तमान में हम रनिंग लाइनों और यार्ड लाइनों में कंक्रीट स्लीपर का ही प्रयोग करते हैं।